राना साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि बाद में कंटेनर के ऊपर तो हमने यही सुना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि सारी साजिश ही उन्होंने की थी, और साथ ये कि मीर जाफ़र मीर सादिक का नारा भी लग गया, लेकिन एक्सटेंशन में हिस्सा भी सब पार्टीज़ ने डाल लिया। इस पर कमेंट कीजिएगा। और मियाँ साहब का जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, वो कितना डैमेज हुआ इस इनिशिएटिव से? अच्छा, देखिए, बात यह कि हर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हम रोज अखबार में ये खबर दें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, और उस एक पेज के लिए उन्हें चाहे सारे पेज फाड़ने पड़े, उन्हें कोई इस पे वो तरद्दुद नहीं होता। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो लोग मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदारी बाजवा साहब को करार देते थे, और तो जलसों के अंदर, गुजरांवाला के जलसे के अंदर तो उन्होंने नाम लेके कहा कि आपने मेरी हुकूमत खत्म की और आपने पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म की और ये किया और वो किया। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। मुझे इमरान खान की तो समझ आ रही है कि उसने अपनी हुकूमत की एक्सटेंशन करनी थी, मजबूत करना था, वट जो भी ख्वाहिश थी। कि मियाँ साहब बैक वक्त जब बाजवा साहब को गालियां दे रहे थे तो बैक वक्त बाजवा साहब को वोट क्यों डाल रहे थे, और बैक वक्त बाजवा साहब मियाँ साहब के करीबी लोगों से मुलाकातें करके नई हुकूमत साजी पे मीटिंगें क्यों कर रहे थे? हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि जी आर्मी चीफ उनके साथ हो ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। तो ये मियाँ साहब के जो दो चेहरे थे, मुझे तो इस पे हंसी आ रही है कि वो वोट को इज्जत दो के देते देते वो जिस तरफ जा रहे थे, वो मैं उस पे मेरा दिल करता है कि मैं कोई शानदार सी किताब लिखूं कि यार क्या शानदार अदाकारी है कि कौम को आप किस तरह लगा रहे हैं और अंदर खाते आप किस तरह पैर पकड़ रहे हैं। तो इस साहब ये अदाकारी सबने नहीं की, क्योंकि जिस तरह से खान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उनसे ज्यादा जमहूरी जर्नैली कभी नहीं आया, और बाद में उन्हीं को कह दिया कि दो असम्बलियां उनकी वजह से हमने डिसॉल्व कर दी। तो ये तो दोनों विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं बाजवा साहब को लेके। ये मेरी बात सुन लीजिए। देखें, बात ये है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात आप जो है पूरी लेने दें, और मेरा मौकफ है, मैं अपने मौकफ के ऊपर बात करूं कि जब मियां साहब जा रहे थे तो मुझे तो लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब का वो भी रिमार्क्स याद है जो टीवी पे जैसे T20 के बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही होती है ना, कि खान साहब मियां साहब ने शेव की तो उनका खून निकल आया। अच्छा, उस पर फिर लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। पूरी कौम बौखला गई कि वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको हो गया कि खास इमरान साहब नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो पता नहीं कौम का क्या बनेगा और इदारों का क्या बनेगा। तो वो जाहिर है एक अरेंजमेंट था जिस अरेंजमेंट के तहत मियाँ साहब को बाहर भेजा गया। और अगर आप ये कहें जी इमरान खान के दौर में, तो इमरान खान के तो ऊपर फायरिंग हुई थी तो वो अपनी FIR नहीं कटा सकता था, वो इतना बेबस था। ठीक है, तो उसकी तो छोड़ दे कि उसकी मर्जी थी या नहीं थी। सही। लेकिन मेरा सवाल ये कि वो तो वजीर आजम था, उसने तो हर तरह से कोशिश करनी थी, लेकिन ये लोगों को कहाँ एकदम इनकी जमहूरियत चली गई थी, कोई घास खाने चली गई थी, कहाँ चली गई थी। एक तरफ वो जलसों में गालियां दे रहे थे, एक तरफ खुफिया मीटिंगें बाजवा साहब से कर रहे थे। आमिर इलियास साहब, जरा शॉर्टली इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ कि ये फिर सच क्यों नहीं बोलते हम कौम से कि अगर 2017 में मियाँ साहब को निकाला गया उनकी तरफ से, तो बाद में बयानिया साइड पे करके वोट क्यों डाल दिया? बस मजे की बात ये होती है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बतौर रिपोर्टर हिस्ट्री के अपनी ठीक साइड पे खड़ा होता हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं होती। जो मैंने पहला हिस्सा आपको बयान किया और प्राचा साहब ने चूंकि बात कर दी, आप जरा देखें, नवाज शरीफ गए थे 18 या 19 नवंबर 2019 को लंदन, ठीक है। एक्सटेंशन का मसला कब उठा? 22 या 23 नवंबर को जी, याद है आपको? 19 में जब नवाज शरीफ जा चुके हुए थे। इस पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद रिपोर्टर हूं जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए तो ये खबर दी थी कि मुझे ये मैसेज आया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। अब जिसने रोया, जिसने कैबिनेट में बैठ के रिपोर्टें बनाई, फेडरल में या सूबे में, या अल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि कौन देगा जिंदगी मियाँ साहब की, कि वो हाई कोर्ट लाहौर का नहीं था, इस्लामाबाद का था। देखिए, हम अपनी जगह पे ठीक खड़े, हमने खबर दी कि कोई एक साबित करे कि किसी ने ये फिक्र का, सारे प्लेटलेस की रिपोर्टें लेके ना कसमें कुराने उठा के बता रहे थे ये ठीक रिपोर्टें हैं, लिहाजा जिनके मसला जिम्मे आता है वो बयान दें। हमने तो खबर दी थी कि उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा। अब ये जो है ना, ये सब बाद की बातें हैं। देखें, जितना कुछ तय हुआ वो इमरान खान के 19 अगस्त 2019 के नोटिफिकेशन के बाद हुआ। प्लेटलेस बने या कुछ भी बना, उसमें तो नवाज शरीफ का कहीं कोई किरदार नहीं है, उसको किसी की मिन्नत की जरूरत नहीं थी। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट
उस वक्त के डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद ये सारा काम कर रहे थे। और मैं आपको नाम लेके बताता हूं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद यही मौजूद हैं। अच्छा। आप पता कर लें कि जिस दिन जनरल फैज हमीद के घर एक डेथ हुई थी और वहां एक इज्तिमाई दुआ थी, वहां मुशाहिद हुसैन सैयद चकवाल में लुत्फयाल में चले गए थे और एक छोटे कमरे में चंद लोगों को खाना पेश किया गया। वहां मुशाहिद हुसैन सैयद ने जनरल फैज हमीद से कहा कि जनरल साहब अच्छा किया आपने नवाज शरीफ को लंदन भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा उनको भिजवाना हमारी मजबूरी थी। ये उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, मैंने नाम भी ले दिया, एक फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल में है और एक आजाद शहरी है, इस्लामाबाद में रहते हैं, सेनेटर साहब, जो कभी तुर्की से इमरान खान को निकलवा रहे हैं और कभी ट्रंप से निकलवा रहे हैं। उनसे ये पूछिएगा कि क्या उनकी ये बातचीत नहीं हुई थी। तो मुझे बताएं कि इसमें मिन्नत अल्लाह नवाज शरीफ का कहां से आया पैर पकड़ने का? उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट मिन्नत अल्लाह करके कह रही थी किस तरीके से यहां से हॉस्टाइल मामला खत्म हो। फिर जो कुछ तय हुआ, जब वो ना हुआ तो नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया। ये मैं आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूं, ये इस तरह की नहीं है पैर पकड़ने की, ये लोगों के जुमले पकड़ के अपनी मर्जी का तरबिया बनाने की एक कोशिश होती है, हकायक से बहुत दूर। चलें, इस पर तो आपका कमेंट जो आ गया, एक और आज जो कोर्ट के अंदर ही एक कमेंट मैं चाह रहा था उस पर आप रिव्यू कर दें कि ये जब उज़ैर भंडारी साहब ने आज आर्ग्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि एक कागज़ का टुकड़ा नहीं जा सकता अदालत के अंदर, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसके जवाब में कहा कि ख़त फिर कहाँ से आ जाते हैं। तो आप बताएंगे कहाँ से आते हैं ख़त फिर, अगर कागज़ जा नहीं सकता अंदर? तो देखें, जब भेजने हो जब लाने हो सब कुछ आ जाता है। आप और हम खामखा इधर उधर की बातों पे लग जाते हैं। शाह साहब, इशू ये है कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द करना चाहिए। ये जो इस वक्त वो जिस तरह कहते हैं ना, लस्सी में मदानी या कच्ची लस्सी की तरह पानी डाल डाल के बधाई जाओ, ये काम गलत हो रहा है। लोगों की जिंदगियों का मसला है, जिनको 10-10 साल की सजाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को बहुत लंबा काम कर दिया है, आईनी बेंच को फौरन फैसला करना चाहिए। ये पूरी ऐसी बेंच फिक्रे और लवाजमात लेके आ रहा है जो गले पड़ जाएगा सबके। अच्छा, क्योंकि या तो फिर ये खोल लें सारा कुछ, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा था ना 2018 में भी तो इसी तरह की धांधली हुई थी, लेकिन जब फैसला यकसुई से मुकम्मल तौर पे पीटीआई के हक में इंसाफ देने का आया, जो अपनी अपील भी नहीं लेके आई थी, दरखास्त भी नहीं लेके आई थी और उसके हक में मखसूस नशिस्तों पे दे दिया, तो वो आज तक क्वेश्चन इसीलिए बन गया कि भाई आप तो एक ही पार्टी के लिए जज बन गए, सारे के सारे वकील बन गए। तो ये नहीं करना चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को। अब इस केस को निपटाना चाहिए, बहुत लंबी बहस। ठीक है, क्विकली सेटल करना चाहिए। पर आचा साहब, ये इसमें सलमान राजा साहब ने यह भी रेफरेंस दिया कि भारत में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल जो है वो समाअत कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या किस तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आपकी ज़ाती राय की बात की जाए तो उसमें क्या जस्टिफाइड होना क्या चाहिए? बहुत सारे रिमार्क्स आते हैं और हमारे कोर्ट कॉन्टेक्स्ट में रिमार्क से कुछ न कुछ असेसमेंट भी हो जाती है। ठीक। अब पिछले हफ्ते एक रिमार्क्स आए एक मौजूद जज साहब के कि जो आलमी असूल हैं वो मिलिट्री ट्रायल को मना नहीं करते। आलमी असूलों में मिलिट्री ट्रायल की ममानियत नहीं है। एग्जैक्टली आई रिमेंबर दीज वर्ड्स। सही। अगर मैं इस कमेंट को, इन रिमार्क्स को आगे बढ़ाऊं तो फिर तो खतरनाक सूरत हाल है। और जिस तरह का आर्गुमेंट आ रहा है, मसलन आपने राज साहब की बात की, आज भी उसी आर्गुमेंट का जो राज साहब ने पिछले हफ्ते दिया था, आज भी उसका जिक्र हुआ बाकायदा। हर मुल्क का अपना एक मैकेनिज्म होता है। पाकिस्तान के अंदर मसलन 1962 में या 67 में ये 21D और 2D2 डाले गए थे। आज मैं हैरान होता हूँ, उमर अयूब खान जब इसकी खिलाफ बात कर रहे होते हैं तो मैं उसको बड़े हैरानी से सुन भी रहा होता हूँ, देख भी रहा होता हूँ। और फिर इतनी हुकूमतें आई। खैर, जब ये फैसला आ रहा था उस वक्त भी ये आर्गुमेंट्स आ गए थे, कोई नई बात नहीं है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात जजेज लंबी करें, हेयरिंग लंबी करें, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है सुनते हुए या देखते हुए केस को, या चूंकि खबरें आती हैं, बाहर टिकर चल रहे होते हैं, इसलिए कि एटलीस्ट हम एक हमारी हिस्ट्री जो है जिसको अनचेकर्ड या चेकर्ड कह लें, वट एवर यू लाइक टू से, वो एक रिवाइंड हो रही होती है कि हमने 60s में हम किस जानिब खड़े थे, हम 80s में कहाँ खड़े थे, फिर हम 90s में किस जानिब खड़े थे, फिर 2004-5 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके हम कहाँ खड़े थे, फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमुका का नाम देकर हम कहाँ खड़े थे, और अब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे, अब तो उसी मुकमुका को हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं। तो हर दौर में वक्त के मुताबिक जो कुछ होता रहा, वो अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमारी हिस्ट्री हमारे सामने आती है, भाई मैं एंजॉय किया करता हूं। बिल्कुल।